हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है। लास्ट टाइम मैंने इकोनॉमी का एक वीडियो डाला था जो कि सेम 1 का था, जिसमें हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे और उसी में हम लोग ने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था, जिसको मैंने बोला था कि मैं इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तो आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। हम लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं, अगर हम लोग शॉर्ट रन के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन आता है, और अगर हम लोग लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो हम लोग का रहता है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो पहले ये दोनों चीज़ में क्लैरिफाई रहना। अब वेरिएबल प्रपोर्शन क्या रहता है, तो वेरिएबल प्रपोर्शन रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल एक्सपांस और आउटपुट के बेस पे, यानी जितना वेरिएबल एक्सपांस हम लोग लेके आ रहे हैं उस वेरिएबल के एक्सपांस के हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आउटपुट भी उतना ही चेंज हो। वो प्रोपोर्शनेट चेंज नहीं होता, या तो ऊपर होता है, या तो कांस्टेंट रहता है, या तो नीचे रहता है। तो वही हम लोग इस लॉ में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो स्टडी पे चलते हैं। द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन बियर्स द रिलेशनशिप विद द प्रोडक्शन फंक्शन एंड इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल आउटपुट। यहाँ पे वो प्रोडक्शन फंक्शन के रिलेशनशिप बताता है और इसका सेकेंड नेम जो है वो नॉन प्रोपोर्शनल आउटपुट भी है। दोस्तों आप एक चीज़ के लिए क्लैरिफाई रहना, कभी कभार क्वेश्चन में ट्विस्ट के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन की जगह पे लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल आउटपुट भी दिया जाता है, तो वहाँ पे जाके आप कंफ्यूज मत होना। अगर लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल आउटपुट पूछा है तो इसका मतलब आपको लॉ ऑफ वेरिएबल वाला ही लिखना है। ठीक है, द लॉ एक्सप्रेस अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन वेरिएबल फैक्टर एंड द चेंज इन आउटपुट। जो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि लॉ क्या बताता है कि कितना वेरिएबल फैक्टर और उसके आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, वो हम लोग को लॉ के अंदर स्टडी करवाता है। It states that if the one factor of the production is held constant and the quantity of other variable factor are increased, then the output will not respond in the proportionate manner। वो ये बताता है कि अगर कोई भी एक फैक्टर, यानी कंपनी के अंदर अगर हम लोग सामान बना रहे हैं तो उसमें से कोई एक फैक्टर कांस्टेंट रख दिया और बाकी सारे वेरिएबल फैक्टर जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है जितना हम लोग ने वेरिएबल में चेंज किया ही उतना ही हम लोग को आउटपुट मिलेगा। आउटपुट या तो ज़्यादा भी हो सकता है, या तो कांस्टेंट भी हो सकता है, या तो वो मिनिमम भी हो सकता है। इसी को हम लोगों ने आगे बोला, इसको 3 पार्ट में उन्होंने फेज में डिवाइड किया। सबसे पहला है हम लोग का लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा हम लोग का है कांस्टेंट रिटर्न, और तीसरा हम लोग का है डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक, अब इस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है तो आप एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हो। हम लोग की कंपनी के 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, वो है हम लोग का लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब समझो मैंने लैंड को फिक्स कर दिया, यानी लैंड में कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन बाकी सारे प्रपोर्शन जो है उनको चेंज कर दिया। कभी लेबर्स में चेंजेस लेके आई, कभी एंटरप्रेन्योरशिप में लेके आई, कभी कैपिटल में चेंजेस लेके आई। तो उन चेंजेस की वजह से आउटपुट पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जितना मैं वेरिएबल एक्सपांस को चेंज कर रही हूँ। ठीक है, अगर मैंने वेरिएबल को चेंज कर दिया, कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि आउटपुट काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हो रहा है। अगर वेरिएबल एक्सपांस में चेंज कर रही हूँ, कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि आउटपुट कुछ भी नहीं चेंज हो रहा, या तो डिमिनिशिंग हो रहा है, यानी नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो ये वेरिएबल एक्सपांस के चेंजेस की वजह से आउटपुट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इसकी वजह से इसके नाम में ही वेरिएबल आया, यानी वेरिएबल एक्सपांस में चेंजेस आने की वजह से आउटपुट पे जो इफेक्ट होता है वो हम लोग के लॉ में सिखाया जाता है। द आउटपुट चेंजेस डिसअप्रोप्रिएटली एंड हेंस द लॉ इज नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जो भी आउटपुट है वो डिसअप्रोप्रिएटली चेंज होता है। डिसअप्रोप्रिएटली का मतलब उसका रिजल्ट हमको पता नहीं रहता, वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, या कांस्टेंट भी रह सकता है। इसकी वजह से इसको नाम क्या दिया गया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, अब इसमें कुछ एजम्पशन है, जिसका सबसे पहला एजम्पशन है कि टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस नहीं आना। सेकेंड एग्जाम्पशन है देयर इज एटलीस्ट वन फैक्टर विच शुड बी हेल्ड कांस्टेंट, यानी एटलीस्ट एक कोई फैक्टर होना चाहिए जो कांस्टेंट हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया, लैंड को मैंने फिक्स एक्सपांस में रखा। ठीक है, थर्ड, ऑल द यूनिट और डोजेज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर आइडेंटिकल और होमोजीनियस। जो भी यूनिट्स हम लोग बना रहे हैं वो सब आइडेंटिकल होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए। होमोजीनियस का मतलब सेम होने चाहिए। ठीक है, फोर्थ, फैक्टर कॉम्बिनेशन इज फ्लेक्सिबल, उनके जो भी फैक्टर्स है वो सारे फ्लेक्सिबल होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी दिया हुआ है, जिसमें आप फेज देख रहे हो। फेज़ 1 में हम लोग का रेट जो है, आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, फेज़ 2 में कांस्टेंट हो गया, और फेज़ 3 में वो क्या होने लगा, नीचे गिरने लगा। ठीक है, अब एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। इसका सबसे पहला स्टेज है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न।
During the first phase, there is a simultaneously increase in the marginal product, average product and total product. When the marginal product curve intersects the average product curve at the maximum point, at this point the average product is maximum. This phase is known as the phase of increasing return. फर्स्ट फेज में तीनों के तीनों प्रोडक्ट यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट, ये तीनों के तीनों प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ठीक है, तो इनके दो मेन कॉज होते हैं। सबसे पहला हम लोग का है इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बराबर तरीके से डिवाइड नहीं किया, किसी को काफ़ी ज़्यादा मिल गया तो किसी को काफ़ी कम मिला है। सेकेंड, इंटरनल इकोनॉमिक्स लाइक टेक्निकल इकोनॉमी, मैनेजरियल इकोनॉमी, मार्केटिंग इकोनॉमी, फाइनेंशियल इकोनॉमी, रिस्क बियरिंग इकोनॉमी एक्सेट्रा, अंदर की कुछ चीज़ों में चेंजेस आ गए तो ये इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट द डिमिनिशिंग रेट. Beside both the average output and marginal output also shows a decline through a marginal output declines at the faster rate than the average output. सेकेंड स्टेज ऐसा है जहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट मतलब धीरे धीरे वो कम हो रहा है। ठीक है, इसमें एवरेज आउटपुट और मार्जिनल आउटपुट दोनों ही डिक्लाइन स्टेज पे है, लेकिन मार्जिनल आउटपुट बहुत जल्दी नीचे गिरता है एवरेज आउटपुट से। ये आपने फर्स्ट ईयर हमेशा हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमको ये पता ही है कि एवरेज आउटपुट से ज़्यादा जल्दी कौन गिरता है, मार्जिनल आउटपुट। ठीक है, when the fixed factor reach the point of the optimum utilization, the increase in variable factor leads to the diminishing return. अब ये क्यों होता है, अगर फिक्स फैक्टर का हमने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लिया, अब जैसे हम लोगों ने लैंड को फिक्स ले लिया था, पूरा लैंड हम लोगों ने यूज़ कर दिया, अब हम वेरिएबल प्रोपोर्शन को इंक्रीज़ कर रहे हैं लेकिन लैंड को नहीं बढ़ा रहे, तो क्या प्रॉब्लम होगा, हमारे पास लैंड एकदम कम है और वेरिएबल प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कैपिटल, लेबर्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये डिमिनिशिंग होता जाएगा। इसका दो रीज़न है, दो फैक्टर है। सबसे पहला डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल और सेकंड इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट नहीं होता एक दूसरे से। ठीक है, थर्ड स्टेज हम लोग का स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। ड्यूरिंग द थर्ड स्टेज एडिशनल डोजेज ऑफ वेरिएबल फैक्टर लीड टू अ फॉल इनटू द टोटल प्रोडक्शन, that is the marginal product becomes negative. Such a situation arises when the use of excessive variable factor adversely affect the efficiency of both the fixed as well as variable factor. अब तीसरा हम लोग का कंडीशन आता है जहाँ पे हम लोग को नेगेटिव रिटर्न मिलता है। ये कब होता है, जब फिक्स फैक्टर जो है वो लिमिटेड है और वेरिएबल फैक्टर हम बढ़ाए जा रहे उसका कोई लिमिट नहीं है, उसको हम लोगों ने लिमिट में रखा ही नहीं है, तो ही हम लोग का जो भी रिटर्न होता है वो क्या हो जाता है, नेगेटिव रिटर्न। अब इसमें आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो हम लोग की आज की कंट्री का डेवलपमेंट, यानी बहुत सारे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड है लेकिन जॉब्स ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉब्स हम लोग की क्या हो रही है, फिक्स्ड हो रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन जो है वो क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। अब जब तक ये फिक्स फैक्टर को हम रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक ये वेरिएबल फैक्टर अनएम्प्लॉयड का अनएम्प्लॉयड ही रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग के ये 3 स्टेज हो गए। वापस मैं रिवीजन कर रही हूँ। सबसे पहला स्टेज हम लोग का था स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जहाँ पे सारे प्रोडक्ट जो है यानी मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट तीनों के तीनों इंक्रीज हो रहे हैं। सेकंड स्टेज हम लोग का है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, जहाँ से हम लोग को पता चलता है कि अब हमारी कंपनी का जो रेट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। और ये क्यों होता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर जो है वो लिमिटेड रहता है और वेरिएबल फैक्टर हम लोगों ने बढ़ा दिया रहता है। थर्ड स्टेज हम लोग का रहता है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। अगर सेकंड स्टेज पे ही हम लोग नहीं रुकेंगे, हम वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते ही जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि वो वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता जाएगा और फिक्स फैक्टर हमेशा के लिए फिक्स्ड ही रह जाएगा, उसको हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को जो भी रिटर्न मिलेगा वो क्या हो जाएगा, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का लॉ ऑफ प्रपोर्शन का जो स्टेटमेंट ज़रूरी था, जो चीज़ें आपको थियोरी में लिखने में काम आएगी वो सारी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।